नमस्कार, मैं अरुण सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल IDK कोचिंग पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग GS सेशन के अंतर्गत हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास की कहानी के बारे में। पिछली क्लास में जो है हम लोगों ने पढ़ा था किस प्रकार से फ्रांसीसी भारत में जो है व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं और उनका सामना होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से ही फ्रांसीसियों के पहले से ही भारत में आ जाती है और व्यापारी कंपनियां स्थापित करती है। बाद में फलस्वरूप दोनों के बीच, क्योंकि यही दो कंपनियां होती हैं जिनके बीच में प्रतिस्पर्धा का दौर चलता है और ये कंपनियां जो है एक दूसरे को हराने में लगी हुई रहती हैं कि ब्रिटिश कंपनी चाहती है कि फ्रांसीसी यहाँ से भागे, हम अपना जो है एकाधिकार स्थापित करें, और फ्रांसीसी चाहती है कि ब्रिटिश यहाँ से भागे, हम जो है भारत पर एकाधिकार अपना स्थापित करें, अकेले व्यापार करें। तो फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उन संघर्षों को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक, आप देखेंगे कि फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 3 युद्ध हुए थे, जिसे हम 3 कर्नाटक युद्ध के रूप में पढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था, जिसके बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है, उत्तराधिकार को लेकर के जो है लड़ाइयाँ हो रही थी। जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध चल रहा था। उसी के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि भारत में जो फ्रांसीसी कंपनी है, जो ब्रिटिश कंपनी है, आमने सामने आ जाती है। तो वहीं पर आगे बात करेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध की। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें तो ये जो चलता है आपका, एक प्रकार से ये भी उत्तराधिकार की लड़ाई थी। किसकी लड़ाई थी? उत्तराधिकार की लड़ाई थी कि कौन उत्तराधिकारी बने। और उत्तराधिकार की जो लड़ाई थी किसके किसके बीच में थी? तो पहला तो हैदराबाद को लेकर के, यानी दक्कन का, और पहला हैदराबाद और दूसरा क्या था? कर्नाटक। इन पर अधिकार को लेकर के जो है लड़ाइयां चल रही थी। लड़ाई किससे किसके बीच में चल रही थी? तो हैदराबाद की अगर हम बात करें तो नासिर जंग के बीच में और मुजफ्फर जंग के बीच में, ठीक है। और कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक की जो लड़ाई थी वो अनवरुद्दीन और चंदा साहेब, इनके बीच में जो है उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध चल रहा था। फिर यहीं पर आप देखेंगे कि जो हैदराबाद के एक प्रकार से अधिकार को लेकर के जो युद्ध हो रहा था, इसमें नासिर जो जंग था, नासिर जंग का समर्थन प्राप्त होता है, या नासिर जंग को जो समर्थन देते हैं वो अंग्रेज देते हैं, और मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसी। यहां पर भी अनवरुद्दीन को अंग्रेज समर्थन प्रदान करते हैं और चंदा साहिब को फ्रांसीसी समर्थन देते हैं कि ये जो है कर्नाटक के नवाब बने। बदले में क्या देखेंगे कि इन दोनों ही युद्धों में फ्रांसीसी परिणाम स्वरूप विजयी होते हैं। चंदा साहिब कर्नाटक के नवाब बनते हैं और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बनता है। यहीं से एक नीति उभर करके भारत में सामने आती है, किंग मेकर की नीति, राजा बनाओ की नीति। हालांकि यहां से बस नीति की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसका जो है एक प्रकार से जो प्रयोग किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कहां पे किया था आगे आपको भी हम जस्ट चर्चा करेंगे। बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध में और बक्सर के युद्ध में किस प्रकार से जो है राजा बनाओ नीति, निप निर्माता जिसको कहा जाता है, किंग मेकर की नीति के आधार पर काम किया जाता है, और किस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव जो है वो अपनी कूटनीति में सफल होता है। यहां पर एक चीज और देखेंगे कि जब अंग्रेज जो है पराजित हुए फ्रांसीसियों से, तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव जब भारत आता है 1761 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव आता है, देखता है कि जो है अंग्रेजी जो सेना थी उसकी जो हालत खराब है, तो वो हार नहीं मानता है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उसने कहा कि अगर हमको मद्रास पर कब्जा करना है तो मद्रास पर कब्जा करने से पहले जो है हमको आरकाट पर आक्रमण करना होगा। और होता क्या है कि आरकाट पर आक्रमण करता है, उसमें सफल भी होता है। तो यही माना जाता है कि ये अंग्रेजों की, या रॉबर्ट क्लाइव की हम बात करें तो ये उनकी जो है पहली कूटनीतिक विजय थी। यहीं पर फिर डुप्ले हार जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे 1751 का जब युद्ध होता है 1751 ईस्वी में, तो वहां पे क्या होता है, डुप्ले हार जाता है। डुप्ले जब हार जाता है तो होता क्या है कि जो फ्रांसीसी जो गवर्नमेंट थी वो डुप्ले को वापस बुला लेती है, और उसके स्थान पर गोडेहू को जो है नया फ्रांसीसी गवर्नर बना करके भारत भेजा जाता है। देखा जाए तो यहां पर ये अंग्रेज एक प्रकार से फ्रांसीसी जो गवर्नमेंट थी उसकी सबसे बड़ी भूल थी कि डुप्ले को वापस बुलाना, है ना। यहीं से फिर जो है फ्रांसीसियों का पतन आरंभ हो जाता है।
ठीक है, तो इसके बाद अगला जो आता है तृतीय कर्नाटक युद्ध की हम बात करते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध की। थर्ड जो कर्नाटक वार आपका होता है, ठीक है। तृतीय जो कर्नाटक युद्ध था ये आपका चलता है 1758 से 1763 तक, 1758 से 1763 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा एक आध साल का अगर कहीं यहाँ पर डिफरेंस मिलता है 59 या 64, तो इस पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हाँ, पार्टिकुलर अगर किसी युद्ध की बात की जाएगी कि बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध किस सन में लड़ा गया था, या वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था, या फिर बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो वहां पर सन आपको एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा कि हाँ प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, 58 में नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहां पर इसका कोई इशू नहीं है। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध लड़ा जाता है। अच्छा, ये युद्ध क्यों लड़ा गया था, इसका कारण क्या था? तो इसका जो कारण था वो ये था कि यूरोप में आप देखेंगे कि ऑस्ट्रिया और प्रसा, इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था, जिसमें जो ऑस्ट्रिया थी इसका समर्थन कर रहे थे फ्रांसीसी, और जो प्रसा था इसका समर्थन कौन कर रहे थे? ब्रिटिश के लोग कर रहे थे। परिणाम स्वरूप एक बार फिर से जो है देखेंगे कि भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेना एक बार फिर से आमने सामने होती है। और आमने सामने कहां पे होती हैं? जिसको हम पढ़ते हैं वांडीवास के युद्ध के नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ वांडीवास। वांडीवास कहां है जी? ये तमिलनाडु में, वर्तमान में कहां पे? तमिलनाडु में है। आप देखेंगे कि 22 जनवरी 1760 ईस्वी को एक बार फिर से जो है फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी जो है, इनकी जो सेना थी एक बार फिर से आमने सामने होती है, जिसे वांडीवास युद्ध के नाम से जाना जाता है। कब लड़ा जाता है? 22 जनवरी 1760 ईस्वी को। होता क्या है कि इसमें कि जो वांडीवास का युद्ध होता है, इसमें जो अंग्रेज जो थे, अंग्रेज का जो गवर्नर था वो आयरकूट था। कौन था जी? आयरकूट के नेतृत्व में, जबकि जो फ्रांसीसी जो सेना थी इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो लाली गवर्नर कर रहा था। इस युद्ध में क्या होता है कि परिणाम स्वरूप अंग्रेज विजयी होते हैं और फ्रांसीसी पराजित होते हैं, और यह एक प्रकार से निर्णायक युद्ध साबित होता है फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। यहीं से पराजित होने के बाद में एक संधि होती है, और होता क्या है कि अंग्रेज पांडिचेरी पर अधिकार कर लेते हैं। हालांकि जो पांडिचेरी शहर है, यहां से एक क्वेश्चन याद रखिएगा, पांडिचेरी शहर बसाने का जो श्रेय दिया जाता है वो फ्रांसीसियों को दिया जाता है। यह सवाल कई बार कई परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा कि जो पांडिचेरी है इसको बसाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो फ्रांसीसियों को दिया जाता है। तो वांडीवास के युद्ध के बाद में होता क्या है कि जो अंग्रेज थे इन्होंने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया और यहीं से जो है इनकी रूपरेखा समाप्त हो जाती है, किसकी? फ्रांसीसियों की। अब आइए हम बात करते हैं क्या कारण था कि जो है जो फ्रांसीसी कंपनी थी ये भारत में अपना व्यापार करने में असफल हुई एक लंबे समय तक। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने व्यापार किया था ऐसा ये नहीं कर सकी। तो हम बात करते हैं फ्रांसीसियों की असफलता की। तो असफलता का जो पहला कारण था, असफलता का अगर कारण की बात की जाए, जो सबसे पहला कारण था वो ये था कि जो फ्रांसीसी गवर्नमेंट थी, फ्रांसीसी जो सरकार थी, वो कंपनी को या कंपनी के साथ कॉपरेट नहीं कर रही थी, कंपनी को सहयोग नहीं प्रदान कर रही थी। पहला तो ये कारण था कि जो फ्रांसीसी गवर्नमेंट थी, फ्रांसीसी गवर्नमेंट उसका असहयोग, कंपनी के साथ उसका कोई सहयोग नहीं था। दूसरी बात आप देखेंगे कि इंग्लैंड की जो नेवी थी, जो नौसेना शक्ति थी, वो मजबूत थी किससे? जो इंग्लैंड की नौसेना शक्ति थी ये क्या थी? शक्तिशाली थी, प्रबल थी, तुलना में किसके? फ्रांसीसी नौसेना शक्ति से। अब जाहिर सी बात है समुद्री रास्ते से व्यापार होना है, आपकी अगर नेवी मजबूत नहीं है, आपकी जो है जल सेना मजबूत नहीं है, तो आपका जो माल जाएगा उसको क्या किएगा? लूट लिया जाएगा, जहाज को कब्जे में ले लेंगे। व्यापार आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा ये भी कारण क्या था कि इंग्लैंड की जो नौसेना शक्ति थी ये शक्तिशाली थी तुलना में किसके? फ्रांसीसियों की जो नौसैनिक शक्ति थी। तीसरी बात और आप देखेंगे यहां पर कि जो फ्रांसीसी कंपनी की जो गवर्नर थे वो एक प्रकार से कम सूझबूझ वाले थे। जैसे डुप्ले की बात कर लिया, है ना, डुप्ले आपके हो गए, वुडसी हो गए, ये सारे एक प्रकार से जो है कम सूझबूझ वाले गवर्नर थे। लेकिन अगर वहीं हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में जो अंग्रेजी सेनापति थे, चाहे हम रॉबर्ट क्लाइव की बात करेंगे या फिर लॉरेंस की बात करें या फिर आयरकूट की बात करें या फिर लाली की बात करें, ये सब क्या थे?
ये अत्यधिक बुद्धिमान थे, इनको पता था युद्ध कैसे लड़ा जाए, किस तरीके से लड़ा जाए, कूटनीति जो है इनकी अच्छी थी। तो ये भी एक जो है बड़ा फैक्टर था फ्रांसीसियों के भारत में असफल होने का। अब फ्रांसीसी चले गए, अब भारत में एक रूप से जो एकाधिकार हो गया था वो किसका हो गया था? अंग्रेजों का हो गया था, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया था। अब यहीं से आप देखेंगे कि फिर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपना पांव जमाना स्टार्ट करती है। होता क्या है कि जब 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर, कल ही आपको पढ़ाए थे हम कि 1717 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी का एक दल आता है, शिष्टमंडल आता है, जिसमें एक प्रमुख था हैमिल्टन, जो कि एक सर्जन था। वो फर्रुखसियर को एक गंभीर बीमारी से निजात दिलाता है। बदले में फर्रुखसियर एक शाही फरमान जारी करता है और उस जो शाही फरमान था उसके अंतर्गत 3 अधिकार दिए जाते हैं अंग्रेजों को। पहला क्या था? 3000 रुपये वार्षिक के बदले में बंगाल में करमुक्त व्यापार करने की छूट दे दी जाती है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। दूसरा क्या था? दूसरी चीज आप देखेंगे कि सूरत में भी जो है उनको व्यापार करने की छूट दे दी जाती है। उसके बाद तीसरा जो फरमान था वो क्या था कि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा जो मुंबई में सिक्के ढाले गए थे उन सिक्कों को मुगल साम्राज्य में चलाने की छूट दे दी जाती है। तो यहां से एक प्रकार से देखेंगे कि जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो अपना पांव जमाना स्टार्ट कर दी थी। और पांव जमाने के साथ साथ फिर वो बढ़ती है कहां पर? बंगाल पर अधिकार करने के लिए। हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जितने भी विदेशी व्यापारी कंपनियां आती हैं वो कहीं न कहीं से चाहती हैं कि जो है बंगाल पर अधिकार किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि बंगाल प्रोस्पेरिटी वाला एरिया था, समृद्धिशील क्षेत्र था, सुंदरबन का उपजाऊ डेल्टा पाया जाता था, कच्चा माल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता था। एक प्रकार से देखेंगे पूरे भारत का सबसे उस टाइम पर सबसे धनी जो है एक प्रदेश के रूप में था वो कौन था? बंगाल। तो ये करते क्या है कि बंगाल देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासक थे 1651 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं हुगली, जो कि बंगाल में है। वहां पर खूब लूटपाट करते हैं, लेकिन जैसे ही औरंगजेब को इसके बारे में जानकारी होती है, औरंगजेब करता क्या है? इनसे जो है हुगली को वापस ले लेता है। जब तक औरंगजेब था किसी भी कंपनी की हिम्मत नहीं थी कि जो है भारत में अपना अधिकार स्थापित कर सके। लेकिन जैसे ही 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद जितने भी शासक आते हैं सब मजबूत नहीं थे, ना ही कोई शक्तिशाली था, ना ही किसी शासक की ऐसी नीति थी जो किसी अंग्रेज को डरा सके। ठीक है, यहीं से जो है स्टार्टिंग हो जाती है कि अंग्रेज भारत में जो है अपना पैर जमाने लगते हैं। तो सबसे पहले जो इनका अधिकार होता है वो बंगाल पे होता है। टारगेट किसको करते हैं? बंगाल पर। तो आइए समझा जाए कि किस प्रकार से जो है ये बंगाल पर जो है अधिकार करते हैं। अंग्रेजी जो कंपनी थी ये कैसे कैसे जो है बंगाल को अपने कब्जे में ले लेती है। फिर बंगाल के साथ साथ देश के जितने भी, चाहे मद्रास हो, है ना, जितने भी, चाहे दक्कन हो, चाहे मुंबई हो, ये जो क्षेत्र थे इनको कैसे अपने अधिकार में ले लेती है, इनके बारे में समझेंगे हम लोग। तो बंगाल में सबसे पहले जो अंग्रेजी आधिपत्य की शुरुआत होती है, आप देखेंगे कि 1717 में जैसे ही लगेगा कि फर्रुखसियर कमजोर हो रहा है, शाही फरमान जारी कर दिया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दी जा रही है, तो उसी समय वहां का जो क्या कहते हैं दीवान था। दीवान कौन था? मुर्शीद कुली खान। ये जो दीवान थे इन्होंने क्या किया कि लगा कि जो है अब मुगल बादशाह कमजोर हो रहे हैं, तो उसने क्या किया? नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी और बंगाल का स्वतंत्र शासक बना। ठीक है, फिर इसके बाद उसका शासन चलता रहता है। फिर अंग्रेजों से युद्ध होता है, फिर अली वर्दी खां आते हैं। उसके बाद में फिर अगला जो बंगाल का नवाब घोषित होता है सिराजुद्दौला होता है। कौन होता है? सिराजुद्दौला। तो अंग्रेज क्या करते हैं कि सिराजुद्दौला से युद्ध करते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने बात की थी मुर्शीद कुली खां की। मुर्शीद कुली खां जिन्होंने जो है बंगाल नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? मुर्शीद कुली खां ने। ठीक है, और उस समय जो बंगाल की जो राजधानी थी पहले ढाका थी। पहले क्या थी? ढाका थी। जब मुर्शीद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक बना, नवाब बना, तो इसने अपनी राजधानी कहां बनाई? मुर्शिदाबाद। कहां बनाई जी? मुर्शिदाबाद। ये सवाल परीक्षा में पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, कि अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने बनाई थी? तो मुर्शीद कुली खां ने बनाई थी। ठीक है, उसके बाद फिर चेंज होती है, मीर कासिम आता है और अपनी राजधानी ये मुंगेर बनाता है। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। तो सिराजुद्दौला से युद्ध होता है अंग्रेजों से, और अंग्रेजी जो कंपनी थी उसको हार प्राप्त होती है। अच्छा, इधर दक्षिण में कर्नाटक का युद्ध चल रहा था। इसमें क्या होता है कि क्लाइव के नेतृत्व में जो है अंग्रेजी सेना विजय प्राप्त करती है। उसके बाद फिर जो है, क्योंकि क्लाइव का कद ऊंचा हो गया था, एक प्रकार से ब्रांड बन चुके थे,
फिर इनको जो है क्लाइव को भेजा गया कहां पर कि जाओ जो है बंगाल को भी अपने कब्जे में लो। फिर क्लाइव कहां पर आता है, बंगाल पर आता है, और युद्ध होता है किससे, सिराजुद्दौला से। उसी को आगे हम पढ़ेंगे, बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि जो प्लासी का युद्ध था इसकी शुरुआत कहां से हुई, क्या कारण था कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ, नींव इसकी कहां से पड़ी, कारण क्या था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हुआ क्या कि सिराजुद्दौला के समय में एक घटना घटी थी। प्लासी के युद्ध को समझने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा ब्लैक होल की घटना के बारे में। ब्लैक होल जिसे हम कहते हैं काल कोठरी त्रासदी के नाम से इसको ट्रेगेडी बोला जाता है ना। ब्लैक होल की जो घटना थी इसी को काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। ये हुई कब थी, 20 जून 1756, 20 जून 1756 ईस्वी में। इसमें बताया जाता है कि हुआ क्या था कि सिराजुद्दौला ने लगभग एक कमरे में जो है 143 अंग्रेजों को बंद कर दिया था। एक अंधेरा कमरा था, उसमें कितने 143 अंग्रेजों को बंदी बना लिया था, बंद कर दिया था। उसमें स्त्री और बच्चे भी शामिल थे, जिसमें परिणाम स्वरूप क्या होता है कि दूसरे दिन सुबह जो है सिर्फ इसमें से 23 अंग्रेज जीवित बचते हैं, जबकि 123 जो थे 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो जाती है। हालांकि अगर देखा जाए, इस घटना पर नजर डाला जाए तो एक छोटे से कमरे में 143 लोगों को बंद करना, ये कहीं न कहीं ये बात जो है जहन में नहीं उतरती है कि ऐसा घटना सही रहा होगा। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि इस घटना को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया था कि अंग्रेज जो है वो आक्रोशित हो और भारत पर क्या करे, आक्रमण करें। ठीक है, ये भी बात जो है पढ़ने को मिलती है, कुछ इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया है ऐसा। तो ये एक प्रकार से जो है एक बेस बना बैटल ऑफ प्लासी का, यहीं से नींव पड़ती है, प्लासी के युद्ध की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ब्लैक होल की घटना आप लोग समझ गए। काल कोठरी का मतलब क्या था कि एक कमरा था, उस कमरे में क्या किया था सिराजुद्दौला ने, सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था। ध्यान दीजिएगा, सिराजुद्दौला एंड सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला अवध का नवाब था, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, कंफ्यूज मत होइएगा। तो हुआ क्या इसमें काल कोठरी की घटना में कि बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उसने क्या किया था कि एक कोठरी में जो है 143 अंग्रेजों को बंदी बना लिया था। और उसमें हुआ क्या कि अगली सुबह जो है 23 जो अंग्रेज थे वो जीवित बचे, जिसमें 123 लोगों की मृत्यु हो गई। जिसमें जो एकमात्र जीवित व्यक्ति था हालवेल ने ही इस घटना के बारे में सबको बताया, उसी ने जो है इसका उल्लेख किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी के युद्ध की। प्लासी का जो युद्ध था ये इतिहास में देखेंगे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक निर्णायक युद्ध के रूप में भी जो है इसे पढ़ा जाता है बैटल ऑफ प्लासी को। तो आइए बात करते हैं प्लासी के युद्ध की। तो आइए जानते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। प्लासी जो कि वर्तमान में बंगाल में, कहां पे है जी, वर्तमान में बंगाल में। कभी कभी इस युद्ध स्थान को लेकर भी सवाल परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि प्लासी का मैदान कहाँ है, वांडीवास का मैदान कहाँ है, तराइन का मैदान कहाँ है, पानीपत का मैदान कहाँ है। तो इसको भी आप लोग याद रखा करिए युद्ध के साथ साथ कि किस जगह पे है ये। ठीक है, तो प्लासी कहाँ है, वर्तमान में बंगाल में है। बंगाल में एक पश्चिम बंगाल का एक जिला है नदिया जिला, उस नदिया जिले में आपका क्षेत्र स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 23 जून को, 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था ये युद्ध, प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में आप देखेंगे कि ये जो युद्ध था ये एक प्रकार से निर्णायक युद्ध था। जो प्लासी का युद्ध था ये भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला था, और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश सेना, यानी अंग्रेजी सेना थी। आप देखेंगे कि होता क्या है कि सिराजुद्दौला, देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी हमने जस्ट आपको पढ़ाया था कि जो कर्नाटक का जो सेकेंड आपका वार हुआ था, द्वितीय युद्ध, जिसमें कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हो रहा था। यहां पर होता क्या है कि जो फ्रांसीसी जो गवर्नर था डुप्ले, वो समझ गए थे कि जो भारतीय लोग हैं इनकी मानसिकता क्या है। तो उसने एक पद्धति लेकर के आया था, किंग मेकर, यानी राजा बनाओ एक दूसरे को, फूट डालो और राज करो। इसकी नीति की शुरुआत होती है। हालांकि वो लाने का काम किसने किया था कि राजा बनाने का, किंग मेकर,
निप निर्माता लाया कौन था उसको? डुप्ले लेकर के आया था, लेकिन उसका जो प्रयोग किया था सही स्तर पर किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। अब जब अंग्रेजों को लगा कि सिराजुद्दौला सही से काम नहीं कर रहे हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है, तो उसने कहा कि जो है अब बताओ कौन ऐसा है जो बंगाल का नवाब बनना चाहता है? तो उसमें मीर जाफर का नाम आता है। उसने कहा हम जो है बंगाल का नवाब बनेंगे, जबकि मीर जाफर जो था वो सिराजुद्दौला का सेनापति था, लेकिन सिराजुद्दौला ने इसको सेनापति के पद से हटा दिया था। ठीक है, तो अब मीर जाफर का समर्थन प्राप्त हो जाता है किसको? अंग्रेजों को, जो कि इसका क्या था? पहले सेनापति था। तो देखेंगे कि इस युद्ध में, हालांकि अगर देखा जाए तो जो प्लासी का युद्ध था ये लड़ा ही नहीं गया था, है ना। कैसे लड़ा गया था? क्योंकि जो सिराजुद्दौला की सेना के 3 जो प्रमुख थे, कौन कौन से? पहला तो मीर जाफर जो कि इसके सेनापति था, दूसरे कौन थे? राय दुर्लभ जो कि दीवान था, और तीसरे जो थे जगत सेठ, एक प्रकार से बहुत बड़े धनाढ़ आदमी थे बंगाल के ये। इन तीनों लोगों ने क्या किया? अंग्रेजों को समर्थन दे दिया, गद्दारी कर गए। ये क्या कर गए? गद्दारी कर गए। वहीं दूसरी तरफ सिराजुद्दौला के जो 2 प्रमुख वफादार जो सेनापति कहें एक प्रकार से, कौन कौन से थे? मीर मदान कौन थे? मीर मदान और मोहनलाल। ये 2 क्या थे? इनके वफादार सिपाही थे। ये दोनों लड़ते हुए होता क्या है कि उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त कर जाते हैं, उस मैदान में ही क्या करते हैं? शहीद हो जाते हैं। और दूसरी तरफ ये तीनों लोग युद्ध ही नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं मूक दर्शक बन करके। क्यों? क्योंकि पहले से ही फिक्स था, ये प्लासी का युद्ध था, वो क्या था? पहले से ही फिक्स था। सिराजुद्दौला जो है ये नवाब मैदान को छोड़ करके भाग जाता है और उसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे किस प्रकार से जो है गद्दारों की वजह से जो है सिराजुद्दौला पराजित होता है, और अंग्रेजी सेना जो थी ये बिना युद्ध लड़े ही, सबसे खास बात जो थी वो ये थी कि बिना युद्ध लड़े ही ये युद्ध को जीत जाती है। अगर वास्तव में देखा जाए तो प्लासी का युद्ध था ही नहीं, एक षड्यंत्र था। जैसे आप देखते हैं ना कि आईपीएल मैच चलता है, तो आईपीएल में ढेर सारे आता ऐसा न्यूज में आता है कि ये मैच फिक्सिंग हो गया था, बस खाली दिखाने के लिए खेला जा रहा था, पता था कौन सी टीम जीतेगी। सेम वैसा यहाँ पे भी था बैटल ऑफ प्लासी में, प्लासी के युद्ध में पहले से ही फिक्स हो चुका था कि जो है युद्ध को कौन जीतेगा, है ना। एक प्रकार से बहुत ही निंदनीय युद्ध के रूप में भी इसे गिना जाता है। यहीं से भारतीयों की मानसिकता उभर करके सामने आती है कि जो भारत के लोग थे उनकी मानसिकता कैसी थी, कितने लालची थे वो। सत्ता का नशा के लिए देखेंगे कि किस प्रकार से जो है वो अंग्रेजों का समर्थन करते हैं, किसके लिए? नवाब बनने के लिए। ठीक है, तो ये तो था आपका बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी के युद्ध के पश्चात देखेंगे कि मीर जाफर को क्या किया जाता है? कंपनी का नवाब बना दिया, सॉरी बंगाल का नवाब बना देता है। किसको बनाया जाता है? मीर जाफर को। और मीर जाफर नवाब बना रहता है 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक। बदले में मीर जाफर 3 करोड़ रुपए देता है। सोचिए उस समय कितना रुपए देता है? 3 करोड़ रुपए किसको देता है? अंग्रेजों को देता है। किसके लिए? कि जो वो नवाब बना दिया गया। कहां का नवाब बना दिया गया था? बंगाल का नवाब। ठीक है, इसके बाद एक लंबे समय तक ये जो मीर जाफर थे ये कंपनी और जो ब्रिटिश गवर्नर थे इनकी जो है सेवा पानी करते रहते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि ये परेशान हो जाते हैं, कहते हैं हमारी हिम्मत नहीं कि हम तुम्हारी सेवा पानी कर सके, कहाँ से लाएं इतना पैसा, क्योंकि उनका तो जो डिमांड बढ़ती जा रही थी, लाओ जितना मिल रहा, हाँ सुबह हुआ नहीं चले गए पैसा लाने, कितना लेंगे, है ना। तो ये इससे क्या हुआ कि आप देखेंगे मीर जाफर की स्थिति कमजोर हो गई। तो इसने क्या किया? प्रेफर किया इस पद को। इसका एक दामाद था मीर कासिम जो कि इनका क्या था? दामाद था। इसने समर्थन किया कि इनको जो है मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाए। तो आप देखेंगे कि अगला जो बंगाल का नवाब बनता है वो कौन बनता है? मीर कासिम बनता है। ठीक है, तो बंगाल का जो अगला नवाब बनता है वो कौन बनता है? मीर कासिम। मीर कासिम बंगाल का अगला नवाब बनता है। कब बनता है? 1760 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में मीर कासिम बंगाल का अगला नवाब बनता है। ध्यान दीजिएगा, जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है तो मीर कासिम के बीच में और जो अंग्रेज गवर्नर था बेनसीटार्ट और मीर कासिम, इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है, एक प्रकार से संधि होती है। संधि क्या होती है? कहा जाता है कि बेनस्टार्ट ने कहा कि ठीक है मीर कासिम जो है
इनको बंगाल का नवाब बनाया जाएगा, बंगाल का नवाब बनाया जाएगा, लेकिन बदले में जो मीर कासिम है ये कितना पैसा कंपनी को देगा? 29 लाख रुपए। कितना देगा? 29 लाख रुपए ये कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी को देंगे। कौन देंगे? बंगाल के नवाब देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये बंगाल के नवाब बनने जा रहे हैं। दूसरी बात, कंपनी को बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, इन तीनों गांवों की दीवानी सौंपी गई। बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। यह समझौता हुआ था किसके बीच में? बेनस्टार्ट और मीर कासिम के बीच में। अब देखिए, मीर कासिम जो था बुद्धिमान था, ये जो है मीर जाफर की तरह नहीं था। इसने कहा कि अगर राजधानी अगर हम मुर्शिदाबाद बनाएंगे तो फिर जैसे षड्यंत्र रचा जा रहा था वैसे फिर रचा जाएगा। तो पहला काम इसने क्या किया कि जो राजधानी मुर्शिदाबाद थी, मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ बनाई? मुंगेर बनाई। अब इस बात को नोट कर लीजिएगा, यहां से परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि किस बंगाल के नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। ठीक है। दूसरी बात, मुंगेर में इसने क्या किया कि अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए और उससे जो है अत्याधुनिक उपकरण दिलाने के लिए मुंगेर में ही इसने तोपखाना और बंदूक निर्माण की फैक्ट्री लगा दी। तोपखाना और बंदूक निर्माण की क्या करी? फैक्ट्री लगा दी। कहां पे लगाए थे? मुंगेर में ही लगाए थे। इसके बाद तीसरा काम क्या किए थे ये कि इन्होंने संपूर्ण बंगाल को, पूरे बंगाल के जो व्यापारी थे, संपूर्ण बंगाल को व्यापार कर मुक्त कर दिया। किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं था। ठीक है। यह भी एक अहम कारण, एक फैसला था किसके द्वारा? मीर कासिम के द्वारा लिया गया था। इसके बाद फिर देखेंगे कि होता क्या है कि जब अंग्रेज देखते हैं कि अरे ये तो तोपखाना लगा रहे हैं, बंदूक का निर्माण कर रहे हैं, फिर पूरे बंगाल को एक प्रकार से व्यापार कर से मुक्त कर दिया, तो अंग्रेजों को जब लगा कि ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं, तो फिर से जो है मीर कासिम के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जाता है और फिर से जो है मीर कासिम और अंग्रेजी सेना के बीच में युद्ध होता है, जिसको हम पढ़ते हैं बैटल ऑफ बक्सर, यानी बक्सर के युद्ध के रूप में। हालांकि बक्सर के युद्ध के पहले भी 2-3 युद्ध होता है जिसमें मीर कासिम पराजित होता है और मीर कासिम पराजित होकर के अवध के नवाब के पास जाता है। अवध का जो नवाब था वो कौन था? शुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला कहाँ का नवाब था? अवध का नवाब था। तो जो बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर के युद्ध संयुक्त सेना के रूप में लड़ी जाती है। संयुक्त सेना के अंतर्गत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। ये तीनों एक साथ होते हैं और दूसरी तरफ कौन सी होती है? ब्रिटिश सेना होती है। फिर बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध में जो है फाइनली देखेंगे कि ये बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज विजयी होते हैं और एक प्रकार से यहीं से जो है भारत में जो गुलामी बोल सकते हैं या दास्ता की जो कहानी है, नींव तो पड़ जाती है बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध में ही। भारत के हथेली पर या मस्तक पर जो दास्ता, जो गुलामी लिखा जाता है, उसकी नींव कहाँ पड़ जाती है? बैटल ऑफ प्लासी में ही। प्लासी के युद्ध में 1757 ईस्वी तक। देखिए, उस समय ना तो कंपनी को पता था और ना ही भारतीय लोग थे, इनको ही पता था कि जो है ये एक तरीके से क्या हो रहा है। दूरगामी परिणाम किसी को नहीं पता। लेकिन आप देखेंगे कि उस समय भारत के माथे पर जो गुलामी या जो दास्ता लिखी गई थी वो कब तक चला था? लगभग 200 साल तक चला था। 1947 में जाकर के जो है जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई, तब जाकर के अंग्रेजी दास्ता से जो है भारत को छुटकारा प्राप्त होता है। ठीक है। उसके जो बैटल ऑफ बक्सर था, जो बक्सर का युद्ध होता है, यहाँ से पूरी जो है शुरुआत हो जाती है किसके? अंग्रेजों के, एक प्रकार से अंग्रेज के अधिकार को लेकर के। ठीक है। अंग्रेज शासन करना, रूल करना पूरा तरीके से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो समय ना होने की वजह से आज बक्सर के युद्ध के बारे में हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। उम्मीद करते हैं प्लासी का युद्ध आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? बक्सर ऑफ युद्ध के बारे में। बक्सर ऑफ युद्ध को पढ़ाने के बाद फिर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं, है ना? तो उसके बारे में जो है कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि नोट्स आपको किस तरीके से बनाना है। ठीक है। कैसे आपको बनाना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। ओके, थैंक्स।